हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 जून और 15 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि नई फीफा रैंकिंग में भारत किस पायदान पर है। तो दोस्तों, नई फीफा रैंकिंग में भारत 108वें पायदान पर है। कहाँ पे है? 108 पायदान पे है। अब आपको मैं फीफा के बारे में बताऊं तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। इसके प्रमुख हैं जियानी इन्फेंटिनो और कुल सदस्य देशों की बात करें तो कुल सदस्य देश हैं 211। अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो वह फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और अगर फीफा विश्व कप की बात करें तो फीफा विश्व कप जो है वो 1930 से प्रारंभ हुआ है। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों, अभी बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब पहले आपको मैं थोड़ा सा इस बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में बता दूं। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि इस योजना के तहत जो काम करने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह का सालाना अनुदान देगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कक्षा 8, 9 और 10 को पास करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे कि वो अगले क्लास में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो दोस्तों, ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। अब ये प्रारंभ हुई है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कुछ राज्यों की बात करें तो वह बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इसको हम कह सकते हैं टोटल 9 प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आपको मैं बार बार बताता हूं कि 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में कुल 7 नेशनल पार्क थे, जिसमें से 6 विभाजन के बाद उत्तराखंड में चले गए। बस एक बचा उत्तर प्रदेश में, जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का 34 साल की उम्र में देहांत हुआ है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था बिहार में। ये काफ़ी दुख भरी घटना है क्योंकि वो सबके चाहते थे। अभी उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और अभी जल्दी उनकी एक सुपर हिट मूवी छिछोरे थी, जिन्होंने लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। तो अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो इन्होंने अपना जो कैरियर है वो टीवी सीरियल से स्टार्ट किया था। इनका जो सबसे फेमस टीवी सीरियल था वो था पवित्र रिश्ता। इसके बाद ही ये फिल्म लाइन की तरफ आए। इनकी अगर पढ़ाई की बात करें तो शुरुआती पढ़ाई इन्होंने सेंट कैरस हाई स्कूल पटना से की थी और दिल्ली में आके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी पूरी तो नहीं की, क्योंकि ये तीसरे साल में इन्होंने क्या किया, उसे छोड़ दिया। अगर इनके कैरियर की बात करें तो आपको बताया कि इनका कैरियर जो स्टार्ट हुआ था फिल्म सीरियल से स्टार्ट हुआ था, टीवी सीरियल से। आगे की बात करें तो सबसे पहले इन्हें बैकअप डांसर के रूप में, अर्थात आगे अगर कोई स्टार डांस करता है तो उसके पीछे कुछ लोग जो डांस करते हैं, तो ये उनमें से एक थे। इन्हें सबसे पहले फिल्म फेयर के लिए 2010 में इन्हें बैक डांसर के रूप में रखा गया था। उसके बाद अगर इनकी कुछ सफल फिल्मों की बात करें तो उसमें पीके है, आपकी काई पोचे है, अभी जल्दी ही आई छिछोरे है, और एक काफ़ी अच्छी मूवी इनकी थी सोन चिरैया। तो ऐसा है कि इनका फिल्मी कैरियर भी काफ़ी अच्छा चल रहा था,
लेकिन क्या वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड किया है, इसका तो पता पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा इसका। तो दोस्तों ये हैं सुशांत सिंह राजपूत और इनका ही अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब बात आई थी यहाँ पे बिहार की, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में अगर विधान परिषद की सीटों की बात करें तो वो है 75। विधानसभा की सीटों की बात करें तो वो है 243। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो है 16। लोकसभा की सीटों की बात करें है 40। और राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इतना आप लोग बिहार से रिलेटेड याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम गुरु नानक देव के नाम पे रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों अभी ब्रिटेन ने अपनी एक सड़क का नाम गुरु नानक देव के नाम पे रखने का फैसला किया है। अब ऐसा क्यों किया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों ये कहानी है 1857 की, कि जो 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था तो उसका दमन करने के लिए हेनरी हैवलॉक ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं के नाम से हैवलॉक रोड है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सिख समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अभी हाल ही में जो सारे जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर जो ब्रिटेन में भी प्रदर्शन हो रहा है, दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वो अश्वेत थे और उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसा ही कहीं ब्रिटेन में ना हो, इसको देखते हुए जो हैवलॉक रोड है उसका नाम बदल करके अब गुरु नानक देव के नाम पर रखा जा रहा है। अब बात यहां पे आई है यूनाइटेड किंगडम की अर्थात ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। हेड ऑफ स्टेट अर्थात वहाँ की क्वीन है एलिजाबेथ द्वितीय। और यूनाइटेड नेशंस के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक ये ग्रेट ब्रिटेन भी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की संसद में भारत के कुछ भूभाग को अपने मैप में शामिल करने के विरोध में किस महिला सांसद ने सदन से वॉकआउट कर लिया? तो दोस्तों उस महिला सांसद का नाम है सरिता गिरी। ये है सरिता गिरी और इन्होंने अभी जो नेपाल की संसद में एक बिल पास हुआ है नक्शे को लेकर के, इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने भारत की तरफ से पक्ष रखा, लेकिन इन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया, इसलिए संसद से वॉकआउट कर गई। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? दोस्तों अभी हैदराबाद शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम का शुरुआत किया है। अब ये स्त्री कार्यक्रम क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। तो दोस्तों ये स्त्री कार्यक्रम महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए तथा सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने के लिए और मंच साझा करने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। अब यहाँ पे बात आई है हैदराबाद की। तो हैदराबाद जो फिलहाल 2 स्टेट की राजधानी है, तो हम दोनों स्टेट के बारे में जान लेते हैं। पहला स्टेट है तेलंगाना। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। विधान परिषद की सीट है 46। विधानसभा में सीट है 119। राज्यसभा में सीट है 7। लोकसभा में सीट है 17। गठन हुआ था 2 जून 2014 को। अगर इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इतना आप लोग तेलंगाना के बारे में जानिएगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल है फिलहाल हैदराबाद। ये 10 सालों के लिए दोनों की ज्वाइंट कैपिटल रहेगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और साक्षरता दर है 66.64%।
तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जून में पृथ्वी के बेहद करीब से कौन सा खतरनाक क्षुद्र ग्रह गुजरने वाला है। तो दोस्तों जून में जो ग्रह गुजरने वाला है उसका नाम है 2002 NN4। अब इस क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता दें। तो दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी से 50.9 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर लगभग 250 मीटर से 570 मीटर के बीच हो सकता है। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा दूरी है, लेकिन हम बात करें स्पेस की तो स्पेस में इतनी दूरी मायने नहीं रखती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के काफ़ी करीब से गुजर रहा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया गया है 13 जून को। कब मनाया गया? 13 जून को। अब ये रंगहीनता दिवस मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। दोस्तों रंगहीनता दिवस जो है वो मनाया जाता है जब किसी के शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट की कमी हो जाती है। आपको पता है जो मेलानिन है वही हमारे त्वचा को, हमारे बालों को क्या देता है? रंग देता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो शरीर क्या होता है? रंगहीन हो जाता है, अर्थात आप काले हो तो भी आपकी चमड़ी जो है सफ़ेद सफ़ेद ऐसे हो जाती है। तो इस बीमारी की वजह से बेरंग लोगों को उत्साह देने के लिए हर साल रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। अगर इस बार की रंगहीनता दिवस की थीम की बात करें तो थीम है मेड टू शाइन। चलिए चलते हैं अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग और निगरानी को और तेज करने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन नाम से लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी सेंट्रल रेलवे ने यह रोबोट कैप्टन अर्जुन नाम से लॉन्च किया है। अच्छा अब यहाँ पे रेलवे जोन की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि रेलवे जोन क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी तो दोस्तों पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम अगर जोन की बात करें तो भारतीय रेलवे को जो है वो लगभग 17 जोन में डिवाइड किया गया है और 17 जोन के 73 डिवीज़न है। डिवीज़न क्या होता है? जोन डिवीज़न जो होता है वो जोन का मुख्यालय होता है। तो प्रत्येक जोन का एक डिविजनल मुख्यालय होता है और उसका नेतृत्व करते हैं रेलवे प्रबंधक, जिसे DRM भी कहते हैं। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। एक बार फिर बता दूं, कुल 17 जोन है और 73 डिवीजन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिंच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी फिंच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ लगभग 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। फिंच के अनुसार यह है कि कोरोना का टाइम जैसे ही खत्म होगा तो भारत जो एक डेवलपिंग नेशन है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा, इसलिए उसने GDP को लगभग बताया है कि 9.5 तक पहुंच जाएगी। और इसी तरह से बात करिए तो फिंच रेटिंग की जो फिंच एजेंसी है उसकी रेटिंग थी। हम बात करें एक और एजेंसी की जो है S&P, तो उसने बताया है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है वो लगभग 8.5% है। तो ये भी काफ़ी संतोषजनक है कि जैसे कोरोना के बाद भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे आने में उसमें टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी। अगर हम 2020 के GDP ग्रोथ की बात करें तो वो है 4.2 और 2019 में थी 6.1। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों अभी छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। अब इस उड़ीसा की बात आई है तो चलिए उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैप में देखिए ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। राज्यसभा की कुल सीटों की बात करें तो है 10। लोकसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 20। कुल जिले हैं आपके 30। अब 21 जो है सीटें हो गई हैं। गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950
और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उसमें है पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को। रक्तदाता दिवस की बात करें तो यह नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, जिन्होंने विभिन्न रक्त समूहों की खोज की थी। आपको रक्त समूह के बारे में बताते हैं कि जो रक्त समूह है, पहले क्या होता था कि अगर किसी को मान लीजिए ब्लड डोनेट किया जाता था, नहीं होता था, अच्छा खून लाल होता है तो लाल खून चढ़ा दिया जाता था, क्या होता था, ब्लड क्लॉट कर जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया और अनेक ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने सबको बताया कि ब्लड जो होता है वो दिखने में लाल सबका होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए बी ओ। उसके अंदर भी क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी ऐसे होता है, जैसे ए स्मॉल ए कैपिटल ए ऐसे करके होता है। तो इन सब चीज़ों का इन्होंने ही पता लगाया था, तो इसलिए इनके जन्म दिवस के दिन ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगर हम इस बार की 2020 की थीम की बात करें तो वो है खून दो और दुनिया को स्वस्थ जगह बनाओ। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में यूज किए गए मास्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिन 19 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये बिन 19 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है केरल में। कहाँ पे? केरल में। अब यहाँ पे बात आई है केरल की, तो चलिए केरल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मैप में देखिए ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। साक्षरता दर है 93.91%। भारत का सबसे साक्षर राज्य है। और इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है मिजोरम, जिसकी साक्षरता दर है 91.33%। शांत घाटी अभ्यारण्य और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? केरला में ही है। यहाँ के कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो ये काफ़ी खूबसूरत राज्य है, जिसको देखते हुए इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 3,33,87,667 है। यहाँ के लोग जो है वो अपने अलग तरह की वेशभूषा, अलग तरह के कल्चर के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या जैसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, हाल ही में अभी जो हथनी के साथ हुआ वो हृदय विदारित था। ऐसा केरल के लोगों के साथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं। पहले इसका नाम त्रावणकोर था, जिसे जुलाई 1949 में बदलकर केरल कर दिया गया। यहाँ पर 56% हिंदू रहते हैं, 25% मुसलमान रहते हैं, 19.6% जो ईसाई रहते हैं। बाकी लोग दूसरे धर्मों के जैसे यहूदी, सिख, अलग अलग लोग वहाँ पे रहते हैं। हाँ, अगर आत्महत्या की बात करें तो आत्महत्या के मामले में केरल सबसे आगे है। यहाँ पर हर साल आत्महत्या के पूरे भारत में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।